Hello students, welcome to ADA 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter and the name of the chapter is Weathering the Storm in Arsama. Weathering refers to facing and Arsama is a place in Odisha. यहाँ पर प्रशांत नाम के एक लड़के ने किस तरह से अरसामा में आए हुए साइक्लोन को फेस किया और कैसे बहुत सारे लोगों की जानें बचाई, वो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर को लिखा गया है बाय हर्ष मांडर एंड हियर टुडे we are going to cover the part 2 of this chapter where we will learn the whole explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between. But as I told you that we have completed part first in the last video, so उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से प्रशांत अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ पे एक भारी भयंकर साइक्लोन का सामना करता है और उस साइक्लोन से बचने के लिए ये लोग अपने दोस्त के घर पर नहीं बल्कि उनकी छत पर जाकर के बैठ जाते हैं और 2 दिन तक वहीं पर स्टे करते हैं। लेकिन ऑल ऑफ द सडन प्रशांत को लगता है कि मेरी फैमिली पता नहीं कैसी होगी, मुझे उनका ध्यान आ रहा है, पता नहीं वो जिंदा होगी या नहीं होगी। तो उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी माँ को 7 साल पहले खो चुका था। तो उसे लग रहा है कि वो अपनी और किसी फैमिली मेम्बर को ना खो दे। इस वजह से वो उनकी तलाश में निकल पड़ता है और जब वो तलाश में निकलता है तो वो देखता है कि रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लोगों की डेड बॉडीज, जानवरों की डेड बॉडीज, काफ़ी भयंकर चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि उससे जिस रोड पे उसे चलना था वो रोड नहीं मिली तो वो तैरते हुए भी गया। तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे अपने अंकल के 2 दोस्त मिल जाते हैं जिसको देख करके उसके मन में एक राहत सी आती है कि चलो कोई तो मेरा साथी मिला जिसके साथ मैं गाँव जा सकता हूँ। जब वो गाँव पहुँचता है तो देखता है कि गाँव में एक घर भी ऐसा नहीं है जो बचा हो उस तूफान के आने की वजह से। तो प्रशांत को लगता है कि उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया है और वो जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि क्या होता है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। जैसे तैसे करके प्रशांत कहाँ पहुंच गया है? अपने घर। एंड हिज विलेज इज इन कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका जो दिल होता है वो ठंडा पड़ने लगता है। हमारा दिल कब ठंडा पड़ने लगता है? ये हिंदी में आप लोग बोलते हो दिल बैठ जाना। जब आपको लगता है कि कुछ बुरा हो गया है या कुछ सही नहीं हो रहा तो आपका मन बैठने लगता है, दिल बैठने लगता है। दिस इज व्हाट समथिंग रिटन ओवर हियर, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, यानी कि उसका दिल एकदम ठंडा पड़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। Where their home once stood, there were only remnants of its roof. जिस जगह पे उनका घर हुआ करता था गांव में, उस जगह पर कुछ यादें, थोड़ी बहुत, कुछ पार्ट्स, है ना, लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऐसे बोल सकते हैं। रेमिनेंट्स रेफर्स टू लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ इट्स रूफ, यानी कि उनके घर के जो छत के थोड़े बहुत पार्ट्स हैं उस जगह पर वो बचे हुए थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of the trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. जब वो वहाँ पे देखता है, नोटिस करता है तो उसके घर की कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको वहाँ पर लटकी हुई दिखाई देती हैं। आसपास कुछ पेड़ पड़े हुए थे, उन्हीं में वो फंसी हुई, उलझी हुई, ट्विस्ट एंड टर्न करी हुई ब्रांचेस के साथ हल्की फुल्की सी दिखाई दे रही होती हैं और कुछ चीज़ें उसको ऐसे भी दिखाई देती हैं जो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं। तो प्रशांत ये नोटिस करता है कि उस घर में तो अब कुछ भी नहीं है, यानी कि मुझे उस घर में मेरे परिवार वाले तो नहीं मिलने वाले। मुझे लगता है मैंने अपने परिवार वालों को खो दिया। लेकिन फिर भी प्रशांत उम्मीद नहीं हारता और क्योंकि प्रशांत ने उम्मीद नहीं हारी है तो उसने ये डिसीजन लिया कि वो कहाँ जाएगा? रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस रेड क्रॉस शेल्टर? मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी जगह पर अगर कोई कैलामिटी होती है या कोई भयंकर सा हादसा होता है, जैसे सुनामी आना, अर्थक्वेक आना या फिर साइक्लोन्स आना, तो इन जगहों पर शेल्टर्स बना दिए जाते हैं, दैट आर टेम्परेरी शेल्टर्स, जो लोगों को मदद प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्री में हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो उनका देखरेख कर रहे होते हैं। सो प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा और अपनी फैमिली को जाकर के इस रेड क्रॉस शेल्टर में ढूंढेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother मतलब मम्मी की मम्मी, यानी कि नानी।
तो जब वो भीड़ में, रेड क्रॉस शेल्टर की भीड़ में कई सारे लोगों को देख रहा होता है, तो उसे सबसे पहले जो दिखाई देता है वो होती हैं उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी कि उनकी नानी। वीक विद हंगर, वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी भूख से। शी रश टू हिम, वो उसकी ओर भागी भागी आती हैं। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, वो अपने हाथों को बाहर निकालती हैं। हर आईज ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स filled with tear, and then they rolled down. उनकी आंखों में आंसू भर आए थे और फिर वो आंखों से नीचे भी लुढ़क गए थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत रोना आ रहा था। उनको लग रहा था, जैसे प्रशांत को लग रहा था कि उसका फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बचा, वैसे ही इनकी ग्रैंडमदर को भी यही लगा था कि शायद उनका प्रशांत भी उस साइक्लोन में मर गया है और वो भी इस साइक्लोन का सामना नहीं कर पाया है। तभी जब वो उससे मिलती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो उसको गले से लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। इट वॉज अ मिरेकल, उनके लिए ये एक चमत्कार था। वो जो सोच रही थी कि इतने भारी भयंकर तूफान में मेरा प्रशांत नहीं बचेगा, बट उनको प्रशांत मिल जाता है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि जिसको मैं ये सोच रही थी कि वो मर गया है लेकिन वो जिंदा है। They had long given him up for dead. इन लोगों को लग रहा था कि प्रशांत मर गया है। Quickly word spread and his extended family gathered around him. अब ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, अपने घर वालों के नाम लेना शुरू करता है और जल्द ही उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। And hugged him tight in relief. और सब लोगों को एक दूसरे को देख करके बहुत ही राहत महसूस हो रही होती है, खुशी महसूस हो रही होती है, तो सब एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और चैन की सांस ले रहे होते हैं। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। तो प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत ने बहुत ध्यान से एक एक चीजों को नोटिस किया। प्रशांत बहुत ही चिंतित था। प्रशांत देख रहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी हालात ठीक नहीं लग रहे, वो लोग इस कंडीशन में नहीं लग रहे कि वो सही हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों की मदद करूं। मोटली का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के लोग, राइट? और बैटर्ड का मतलब क्या होता है? सफरिंग। सो अलग अलग तरह के लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे, पीड़ित दिख रहे थे। तो प्रशांत को लगा कि ओह कितने बेचारे हैं ये लोग, कितनी परेशानी में हैं ये, तो वो उनके लिए चिंतित होने लगा। His brothers and sisters, his uncles and aunts, they all seems to be there. उसके भाई, बहन, अंकल, आंटी, सब कोई वहां पर उसको दिखाई दे रहा था। By the next morning, अगली सुबह, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब प्रशांत देख रहा था कि हालात बहुत ही गड़बड़ है और उसे जल्द से जल्द इन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही डेस्परेट हो गया और उसने बोला कि इतनी बुरी सिचुएशन है, मुझे कैसे भी करके इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और मैं खुद इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसे लग रहा था ऑलरेडी इतने सारे लोग मर चुके हैं और अब जो 2500 लोग उस शेल्टर में पनाह लेकर के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, ये भी किसी वक्त अपनी जान खो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 86 लाइव्स ऑलरेडी खोई जा चुकी थी उस गांव में, 86 लोग ऑलरेडी मर चुके थे। ऑल दी 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। उस गांव में 96 कोलीकुड़ा में 96 घर थे और 96 के 96 घर बाढ़ से बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे, यह उनका चौथा दिन था शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। अभी तक वो किस चीज से जिंदा थे? हरे कोकोनट्स पे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ वो कोकोनट्स ही थे, जो कच्चे कोकोनट्स होते हैं जिनमें से आप सिर्फ पानी पी सकते हो। तो वो कोकोनट्स पे ये लोग सर्वाइव कर रहे थे। देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमल्ट ऑफ पीपल। यानी कि इतने बड़े से गैदरिंग के लिए इतना कम खाना अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लोग पागल हो जाएंगे अगर उन्हें खाने को नहीं मिला तो। Here tumult refers to the noise, आवाज़। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रहे थे कि हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हम भूख से तड़प रहे हैं और हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
प्रशांत all of 19 years, अब यहाँ पे बताया गया प्रशांत कितने साल का था, सिर्फ 19 साल का. He decided to step in as a leader of his village. उसने कहा कि वो अब अपने विलेज के लिए काम करेगा. He will behave as a leader, वो लीडर की तरह बर्ताव करेगा और वो लीडर के तौर पर ही अपने पूरे विलेज और विलेज वासियों का ध्यान रखेगा. If no one else did, अगर किसी और ने ये काम नहीं किया तो. He organized a group of youths, उसने बहुत सारे जवान लड़कों को इकट्ठा किया और बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उनके गांव में एक मर्चेंट था जिसके पास चावल था और प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि वो उस मर्चेंट के घर दोबारा जाएगा और उससे बोलेगा कि प्लीज़ हमें क्या करो, हमें अपना राइस दे दो खाने के लिए, नहीं तो हम भुखमरी का शिकार हो जाएंगे. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. और इस बार प्रशांत का जो एफर्ट था एक साथ कई सारे लोगों के साथ जाना, वो कैसा रहा, वो ट्रायम्फेंटली रहा, यानी कि वो विक्टोरियस हुआ इस काम में. वो मर्चेंट से राइस लेने में उसने फतेह हासिल करी और फिर वो वापस कहाँ लौट करके आ गया, उस शेल्टर में जहाँ पर इतने सारे लोगों को उसने वो चावल ला कर दिया और वो चावल खाने के लिए रेडी हो गए. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. किसी ने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया कि जो चावल था वो ऑलरेडी सड़ रहा था, ख़राब हो चुका था. ऐसा क्यों लिखा है राइटर ने, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा भूख से परेशान थे, उनको कुछ भी खाने के लिए मिल जाता तो वो खा लेते. तो उनके लिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं था कि हमको कुछ ऐसा खाना है जो बहुत स्पेशल हो. उनको ये लग रहा था भूख से हम मर रहे हैं तो हमारे पेट में कुछ भी चला जाएगा तो वी विल बी ओके. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड. जो पेड़ थे उसमें जो ब्रांचेस थी उनको तोड़ा गया. वो पेड़ जो गिर गए थे उनकी ब्रांचेस को तोड़ा गया और उन्हें इकट्ठा किया गया टू लाइट, जलाने के लिए. अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन जो फायर थी वो रिलक्टेंट थी और स्लो थी. ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो लकड़ियाँ थी वो गीली थी, दे वर वेट. और अगर आप गीली लकड़ियों को जलाओगे तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ती, वो बहुत धीरे धीरे जलती हैं. सो दिस वॉज हैपनिंग विद द लॉग्स हियर ऑल्सो, विद द ब्रांचेस हियर ऑल्सो, कि वो बहुत धीरे धीरे आँच पकड़ रही थी और वो रिलक्टेंट थी, वो प्रॉपरली जल नहीं रही थी. लेकिन जैसे तैसे राइस को पकाया गया और वहाँ पे सभी लोगों ने राइस खाया. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. Bellies refers to the stomach. 4 दिनों में ये पहला दिन ऐसा था जब उस रेड क्रॉस शेल्टर में इतने सारे लोगों ने पेट भर के खाना खाया था या वो अपना पेट भर पाए थे. His next task was to organize a team of youth volunteers, clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब खाना तो खिलाने वाला टास्क खत्म हो गया था. अब उसने डिसाइड किया कि मुझे अब यहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो उसने सबसे पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीम बनाई और वो टीम किसकी थी, यूथ की, जवानों की. और सारे के सारे जवान वॉलंटियर करने वाले थे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करने वाले थे. टू क्लीन, साफ करने के लिए. अब वो किस चीज़ को साफ कर रहे थे, शेल्टर को. जिस रेड क्रॉस शेल्टर में वो सारे के सारे इकट्ठा थे उस रेड क्रॉस शेल्टर को साफ किया जा रहा था क्योंकि वो बहुत गंदा हो रखा था. उसमें बहुत गंदगी थी, लोगों का यूरिन था, लोगों की वॉमिट्स थी और बहुत सारे जो जानवर थे वो वहाँ पर उनकी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी. And to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके हाथ पैर टूट गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनको फ्रैक्चर हुआ था, उनके काफ़ी ज़ख्म हो गए थे. तो इन लोगों ने उनकी भी मरम्मत करना शुरू कर दी, यानी कि उनको भी मरहम पट्टी करना शुरू कर दिया था. On the 5th day, 5वें दिन, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. आपने कभी अगर न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो आपको ये पता चलेगा कहीं पे भी अगर कैलामिटी आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है जो फूड पार्सल्स नीचे फेंकता है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके. तो 5वें दिन जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो ऊपर से गुजरा कोलिकुड़ा के
और उसने नीचे कुछ फूड पार्सल्स फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद वो कभी भी नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। अब ये यूथ टीम जो थी, इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर हमें और दिन तक खाना नहीं मिला तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करेंगे और सहारे की मांग करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये अंदर से जा करके जो खाली बर्तन थे वो उठा करके ले आए शेल्टर में से। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द sand left by the waters around the shelters with these utensils। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को पानी के किनारे ऐसे लाइन से उस बालू में लिटा दिया और हर एक बच्चे के ऊपर एक खाली बर्तन रख दिया ताकि कोई भी हेलीकॉप्टर आए और वो उनको आसानी से नोटिस कर सके। एंड दिस वाज टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि एक सिग्नल वो भेज सकें हेलीकॉप्टर्स को जो भी वहाँ से गुजरे। तो उनसे बातचीत करने के लिए, उनको एक सिग्नल देने के लिए उन्होंने ये काम किया था, और ये बताने के लिए कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, ये मैसेज पहुंच गया था वहां तक। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर्स, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और तब से जो हेलीकॉप्टर था वहाँ पे, वो रेगुलरली वहाँ पे गश्त खाता था, वहाँ पे पार्सल्स भेजता, वहाँ पे फूड्स प्रोवाइड करवाता और अदर जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी वो वहाँ पर भेज रहा था। एज द वीक्स पास्ड, जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत वॉज क्विक to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। Sinking का मतलब क्या होता है, डूबना। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हफ्ते गुजर रहे थे, प्रशांत बहुत सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। प्रशांत ने ये जाना कि वहाँ की जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा दुख में मुब्तला हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दुख में डूब रहे हैं। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। He persuaded the woman to start working in the food for work program started by an NGO। NGO is non-governmental organization। एक ऐसी organization जो विदाउट गवर्नमेंट अपना आपस में ही एक दूसरे को हेल्प कर रही होती है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रही होती है। तो प्रशांत ने सारी औरतों से कहा कि आप फूड फॉर वर्क में आकर के काम करिए, आप यहाँ पर इन्वॉल्व होइए, हमारे साथ एक NGO चलाइए। मतलब जो भी खाना आ रहा है वो मल्टीपल लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया था ताकि बच्चों का खेल में दिमाग लगे और वो इधर उधर सोच करके चीज़ों को दुख में ना डूबे। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches children। तो सबसे अच्छा स्पोर्ट इवेंट उसे क्रिकेट लगता था, तो उसने क्या किया, उसने बच्चों को क्रिकेट ही खिलवाया। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स। उसके बाद प्रशांत बाकी वॉलंटियर्स, बाकी हेल्पर्स के साथ भी इन्वॉल्व हुआ इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो अपनी ब्रोकन पीसेस को, मतलब ब्रोकन पीसेस का क्या मतलब है, ब्रोकन पीसेस का मतलब है जो भी उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो कि पूरी तरीके से लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो उस परेशानी, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए इन्होंने क्या किया, लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो जितनी भी विधवाएं थी और जितने भी बच्चे थे उनकी जिंदगियों को जोड़ना शुरू कर दिया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। जो गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेप लिया था वो ये था कि ये क्या करेंगे, ये इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे ऑर्फन्स के लिए। ऑर्फन्स मतलब बिना माँ बाप के बच्चे, और विडोज यानी कि विधवाओं के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये ऑर्डर आया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस बनाने वाले हैं जो कि विधवाओं के लिए होगा और जो कि अनाथों के लिए होगा। However, this step was successfully resisted। लेकिन प्रशांत ने इस स्टेप को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रेजिस्ट किया, उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। As it was felt that in such institution children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। प्रशांत ने कहा, और बाकी लोग भी इस चीज़ को मान रहे थे कि अगर ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूशंस बनाए गए तो बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे, मतलब बच्चों को उनका जो उनके सगे संबंधी हैं या फिर उनके जो बड़े हैं उनका प्यार नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ में जो विधवाएं हैं वो भी अकेलेपन का साथी बन जाएंगी, यानी कि वो भी अकेली रह जाएंगी। प्रशांत ग्रुप्स बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। अब प्रशांत और उनकी जो वॉलंटियर ग्रुप थी वो ये सोचती थी कि जितने भी अनाथ हैं उनको
इन विधवाओं के साथ सेटल कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम जो विधवाएं हैं उनको एक एक बच्चा दे दें तो उनकी एक फैमिली बन जाएगी और विधवा उन बच्चों को केयरटेक करेंगे और बच्चों को भी उनकी माँओं का प्यार मिल जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी कम्युनिटी में ही रीसेटल होंगे। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, ये हो सकता है कि उनको नई फोस्टर फैमिलीज मिल जाए। फोस्टर फैमिलीज मतलब नई परिवार जो उनका पालन पोषण करें। मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रंस विदाउट एडल्ट केयर, तो इन्होंने यही डिसाइड किया था कि जो विधवाएं हैं वो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगी ताकि वो उनका केयर कर सकें, बच्चों को उनका प्यार मिल जाएगा और जो विडोज हैं उनको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, 6 महीने हो चुके थे भारी तबाही के जो कि सुपर साइक्लोन के बाद हुई थी। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब जो प्रशांत था वो पूरी तरीके से अपने दुखों से उभर चुका था, क्योंकि उसको इस पूरे टेन्योर में अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला, तो उसे इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं दुख में हूँ या मेरे पास भी कोई दर्द है। His handsome and youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief. प्रशांत का वो हैंडसम सा, जवान सा, सुंदर सा फेस ही था जो कि इन विधवाओं को और इन ऑर्फन चिल्ड्रन को उनके गांव में देखने के लिए मिला, जिसने उनको बहुत ही बुरे समय से बाहर निकाला। और वो इस फेस को हैंडसम, यूथफुल और सुंदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जो इन लोगों ने झेली उससे बाहर निकालने वाला इनको प्रशांत ही था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जगह पर भारी तबाही आई, भारी भयंकर चीज़ें हुई और उस चीज़ों की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन फिर भी कैसे एक यंग पर्सन ने लीड करते हुए चीज़ों को संभाला और फिर बाकी लोगों को भी अपने सपोर्ट में लिया। सो इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले कोई और आगे आए और वो एफर्ट करे। हमें खुद एज अ लीडर बन के खड़े हो जाना चाहिए और चीज़ों को सही डायरेक्शन में करना शुरू कर देना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर एनीवन कि कोई आएगा करेगा तब चीज़ें सही होंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ पार्ट 2। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू वांट सर्टेन मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस, you people can subscribe to our channel at 24/7, and if you really like this video, do like it, share it as much as possible. Thank you and bye bye.